lecture. So today's lecture is about the movements at the ankle and the foot. जैसा कि पहले लेक्चर में आपको पता चला था कि एंकल जॉइंट जो है आपका वो दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड है। एक तो आपका टिबियोटेलर जॉइंट है जिसमें टिबिया की कनकेव सरफेस है और टेलिस की कन्वेक्स सरफेस है, और दूसरा आपका टेलोकल्केनियन जॉइंट है या टेलोकल्केनियल जॉइंट है जिसमें टेलिस और कल्केनियस बोन इन्वॉल्व है। ये भी रेसिप्रोकली कनकेव कन्वेक्स बोन्स हैं, ठीक है। तो आपकी जो प्लांटर फ्लेक्शन और एंकल फ्लेक्शन की मूवमेंट्स हो रही हैं वो आपकी टेलोटिबियल जॉइंट पे हो रही हैं, और इनवर्जन और रिवर्जन की मूवमेंट्स जो हैं वो फर्दर आपकी टेलोकल्केनियन जो जॉइंट है उसमें हो रही है, ठीक है। तो आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि क्या इसमें है और इसमें क्या चीज़ें हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। तो छोटा सा आज का लेक्चर होगा क्योंकि ज़्यादा पार्ट आपने इसका कवर कर दिया है। तो आई एम नाउ शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। ये सारा आपने पढ़ लिया था, ये भी आपने मूवमेंट्स देख ली थी कि जो आपके प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं और डोर्सी फ्लेक्सर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और लिगामेंट्स वगैरह भी आपने देख लिए थे, और जॉइंट्स के बारे में भी आपने देख लिया था, और मीडियल और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के बारे में भी देख लिया था आपने। तो ये मैंने आपको बताया था कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है। तो इसमें हम अब फर्दर कंटिन्यू करते हैं मूवमेंट्स ऑफ द फुट पे, ठीक है। तो मूवमेंट्स ऑफ द फुट पे अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन सी मूवमेंट्स आपके फुट पे हो रही हैं। मूवमेंट्स करने से पहले आपको एनाटॉमी का पता होना चाहिए कि फुट में भी जिस तरह आपका हैंड है तो फुट में भी आपके इंट्रिंसिक मसल्स भी हैं और एक्सट्रिंसिक मसल्स भी हैं। तो इंट्रिंसिक मसल्स वो होते हैं जो आपके फुट में से ही निकलते हैं और फुट में ही इंसर्ट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक मसल्स। और दूसरे मसल्स हैं आपके एक्सट्रिंसिक मसल्स, जैसे प्रोनियस हो गया, टिबियालिस एंटीरियर हो गया, सोलियस हो गया, गैस्ट्रोक्नीमियस हो गया, जो कि निकलते तो लेग में से हैं लेकिन वो इंसर्ट आपके फुट में होते हैं, ठीक है। तो पहली मूवमेंट विच यू आर गोइंग टू स्टडी इज द टो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो इसको जो कैट स्क्रैच एक्सरसाइज है इसको आप कर्लिंग अंडर द टोज कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ये कीवर्ड ये मैं आपको इधर ही लिख देता हूँ, कर्लिंग अंडर द फुट, दैट इज कॉल्ड एज कैट स्क्रैच एक्सरसाइज। ये फुट की आर्चिस को करेक्ट करने के लिए और फुट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक्सरसाइज बताई जाती है। अब आप देख लो कि फ्लेक्सर्स ऑफ द टोज कौन कौन से हैं। तो बड़ा आसान है आपके लिए, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस है, ठीक है। जो आपका हैंड एंड रिस्ट है उसमें आप प्रोफंडस कहते हो, तो इसमें आप इसको लॉन्गस कहते हैं, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। एंड क्वाड्रेटस प्लेंटी है, और लुम्ब्राइकल्स एंड इंटरोशियाई है। तो ये टोटल कितने मसल्स हो गए, 1 2 3 4 5। इनफैक्ट लुम्ब्राइकल्स और इंटरोशियाई 4 4 5 5 होते हैं, ठीक है। तो ये 13 के करीब, अगर आप 5 ऑन एन एवरेज काउंट करें तो ये 13 के करीब आपके टो के फ्लेक्सर्स बन जाएंगे, ठीक है। और टो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो अंगूठा है, पाँव का अंगूठा, उसको आप बिग टो कहते हैं।
और बिग टो के मसल्स सेपरेट हैं। बिग टो के कौन कौन से मसल्स हैं? फ्लेक्सर, हेलुसिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। ठीक है, ये फ्लेक्शन कर रहे हैं आपके हेलिक्स की। और फिर एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द टोज। एक और मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि फ्लेक्शन मूवमेंट आपकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू द एक्सटेंशन मूवमेंट। तो फ्लेक्सर मसल ज्यादा स्ट्रांग हैं और ज्यादा है। फ्लेक्सर्स यहाँ पे अब आपके पास 13 फ्लेक्सर मसल्स हैं, जबकि एक्सटेंसर मसल्स हैं एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। ये आपके हैं एक्सटेंसर ग्रुप के मसल्स। ठीक है, तो इनकी अटैचमेंट्स करने की जरूरत नहीं, ऑल्दो दे आर गिवन इन द बुक, बट यू डोंट हैव टू learn them by heart। ठीक है, नंबर सेकंड मूवमेंट है विच इज अ बिट ट्रिकी मूवमेंट। ट्रिकी मूवमेंट है कि उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट अगली मूवमेंट थोड़ी आसान है, उससे अगली जो प्रोनेशन सुपीनेशन वाली है, ये समझ लो कि आपकी एनाटॉमी की और काइनी की जो सबसे मुश्किल मूवमेंट्स हैं टू रिमेंबर। तो these are these two movements, pronation and supination of foot। ठीक है, तो पहले आप इनवर्जन और इवर्जन को आप देख लो कि रेजिंग द इनर बॉर्डर ऑफ द फुट इज कॉल्ड इनवर्जन एंड रेजिंग द आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट इज कॉल्ड एज इवर्जन। ठीक है, ये रोटेशनल मूवमेंट्स हैं जो कि फुट पे हो रही हैं, और ये लार्जली आपकी, मैंने जैसे आपको बताया, सब टेलर जॉइंट पे हो रही हैं। और सब टेलर जॉइंट, अगेन फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग इट दैट सब टेलर इज इक्वल टू टेलो कैल्केनियल जॉइंट। ठीक है, टेलिस और कैल्केनियस के दरमियान जो नीचे वाला जॉइंट है उसको आपने टेलो कैल्केनियस जॉइंट कहना है, जहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट्स भी होती हैं। और लेकिन लार्जली इसमें कौन सी मूवमेंट हो रही है? इनवर्जन और इवर्जन। और इंटरटार्सल और टार्सोमेटाटार्सल पे आपके जो और मूवमेंट्स हैं वो हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो कि इवर्टर कौन सा है और इन्वर्टर कौन सा है। तो इन्वर्जन टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और इन्वर्टर आपका टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर है। ठीक है, और टर्निंग द फुट ऑफ सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड इज द टर्म इवर्जन। ठीक है, और इवर्टर्स आपके प्राइमरीली आपका प्रोनियस लॉन्गस एंड प्रोनियस ब्रेविस है। सो दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर द इन्वर्जन एंड इवर्जन। ठीक है, लेकिन ये इतनी फंक्शनल मूवमेंट्स नहीं है। फंक्शनल मूवमेंट्स आपकी प्रोनेशन सुपीनेशन है। अच्छा, ये दो मसल्स के साथ प्रोनियस लॉन्गस ब्रेविस और टर्शियस आपने याद रखना है। तो ये तीनों मसल्स आपके इवर्टर्स हैं। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं प्रोनेशन पे और सुपीनेशन पे। प्रोनेशन और सुपीनेशन तीन मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये देखो, सुपीनेशन इज द कंबाइंड कंडीशन ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन, इनवर्जन एंड अडक्शन। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या तरीका है, ये मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। और प्रोनेशन है डॉर्सिफ्लेक्शन, इवर्जन एंड अडक्शन। अब आप सारे जिस भी कंडीशन में बैठे हुए क्लास ले रहे हो, आप अपने फुट को डॉर्सिफ्लेक्शन करो और अपने फुट की प्लांटर फ्लेक्शन करो। आप अपने फुट की जब डॉर्सिफ्लेक्शन करो और प्लांटर फ्लेक्शन करो, तो आपको पता चलेगा कि आपके फुट पे डॉर्सिफ्लेक्शन के साथ इवर्जन भी हुई और एबडक्शन भी हुई। ठीक है, आप इसको कंट्रोल किए बगैर, तो ये डॉर्सिफ्लेक्शन के साथ जो है
इवर्जन और एबडक्शन हुई है तो ये आपकी प्रोनेशन है। अगर आपको भूल जाती है प्रोनेशन एग्जाम के अंदर के प्रोनेशन क्या थी, तो आपने डॉर्सिफ्लेक्शन 3 मूवमेंट्स का फार्मूला याद रखना है और अपने फुट पे आपने प्लांटर फ्लेक्शन करोगे तो वो 3 मूवमेंट्स हो जाएंगी और डॉर्सिफ्लेक्शन करोगे तो वो 3 मूवमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका जो फुट का जो है जी प्राइमरी आपका फंक्शन है, ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, फुट पे मूवमेंट्स भी ज़्यादा हैं एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज बिकॉज द फुट इज योर मेजर weight bearing joint, not only major weight bearing joint but also weight distributory joint। ठीक है, अब आप देखो कि लोड फुट पे कैसे लगता है और कैसे इसमें गेट साइकिल है, उसमें क्या क्या फेजेस आते हैं फुट पे। फुट फ्लैट होता है, हील स्ट्राइक होती है और टो ऑफ होता है, तो ये 3 इसमें होते हैं। ये मैं जो वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूँ तो रनिंग में इसका बाई मॉडल फंक्शन है, यानी कि 2 मोड्स में ये है। ठीक है, इसने इम्पैक्ट लेना है। इनिशियल इम्पैक्ट का मतलब है कि इसने जोर को एक्सेप्ट करना है, टेंशन को एक्सेप्ट करना है। बाई मॉडल का मतलब है हैविंग 2 मोड्स, और नंबर सेकंड लोड को एक्सेप्ट करके फिर इसने पुश ऑफ करना है, प्लांटर फ्लेक्शन से उसने पुश ऑफ करना है। और रनिंग में फ्रॉम 3 मीटर्स पर सेकंड से अगर आप 5 मीटर्स पर सेकंड पे जाते जाएंगे तो ये आपका इम्पैक्ट फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी और वो दूसरी चीज भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। बट फॉर योर कन्वीनियंस एंड नॉट necessary, it is not required you to learn by heart these numerical values, just understand the concept कि फुट पे जो लोड आ रहा है, फुट जब गिर रहा है उस पे आ रहा है और फुट जब पुश ऑफ हो रहा है तो उस पे आ रहा है। ठीक है, 50% of the body weight is distributed through the subtalar joint to the calcaneus, यानी कि 50% वेट आपकी हील पे पड़ रहा है। अगर आप हील अपनी ज्यादा पहन रहे हो तो आप उस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर रहे हो। एंड 50% इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मेटाटार्सल हेड्स। ठीक है, अगेन आई राइट इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट है 55 kg है, 50 kg कर लो, 50 kg अगर किसी का वेट है तो उसमें जो 25 kg है वो आपका पड़ेगा कैल्केनियस पे और 25 kg पड़ेगा आपका मेटाटार्सल हेड। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है और इसके साथ आपको बस ये इतना आपके लिए काफ़ी था। और इसके साथ अगर आपका फुट की आर्चिस ख़त्म हो जाएंगी, ये इसमें इसने लिखा हुआ है कि फर्स्ट मेटाटार्सल जो अंगूठा है उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है वेट उठाने की, तो वो आप देख लें। और टेस्ट प्लेनेस क्या है कि जी फ्लैट फुट आर्च हो गई है। अब आप आ जाएं इंजरीज, क्योंकि बायोमैकेनिक्स में आप पढ़ते हो, एनाटॉमी पढ़ते हो, बायोमैकेनिक्स पढ़ते हो, आप उसकी मूवमेंट्स पढ़ते हो और एट द एंड आप फिर इंजरीज पे जाकर एंड कर जाते हो। और ये लंबी इंजरी है, ये अगर एंकल पे आपको इंजरी हो जाती है तो इसका टाइम हीलिंग का ज़्यादा है, क्योंकि एंकल पे ब्लड सप्लाई रिलेटिवली कम होती है। ठीक है, एंड एंकल स्प्रेन इज अ वेरी कॉमन इंजरी।
ठीक है। तो डांसर्स में भी है और जितने भी प्लेयर्स हैं, इवन क्रिकेट के, फुटबॉल के, रग्बी के, टेनिस के, उन सब में जो एंकल स्प्रेन है दैट इज मोर कॉमन। ठीक है, ये देखो, मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एंड डांस रिलेटेड इंजरीज। ठीक है, तो इनवर्जन स्प्रेन इंजरीज ज्यादा कॉमन है कि, अच्छा, इनवर्जन में मीडियल बॉर्डर रेज होगा लेकिन लेटरल लिगामेंट जो है उसकी इंजरी का चांस ज्यादा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हाँ, तो लिगामेंट डेल्टॉइड जो मीडियल साइड पे है वो इतना स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है कि वो आपकी फिब्यूला से भी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है। अगर उस पर स्ट्रेस आएगा तो वो स्ट्रेस को बियर करेगा और फिब्यूला फ्रैक्चर हो जाएगी, लेकिन आपका डेल्टॉइड लिगामेंट फ्रैक्चर टियर नहीं होगा। अच्छा, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट्स जो हैं, जो लेटरल साइड पे हैं, एंड कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट्स, वो ज़्यादा इसमें इंजर हो जाते हैं एंकल इंजरीज में जो लेटरल साइड पे हैं। ये आपने साथ याद रखना है। अगर बार बार एंकल स्प्रेन हो रहा है तो जाहिर है कि इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और इंस्टेबिलिटी आने की वजह से ब्रेसिंग और टेपिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ब्रेस का मतलब है कोई आर्टिफिशियल पंजा, कोई आर्टिफिशियल ब्रेस आपको लगा दी जाती है, और टेपिंग का मतलब है कि नी पे टेप लगा दी जाती है। ठीक है, और ये टेप वो बिजली वाली टेप नहीं होती, ये थेराप्यूटिक टेप होती है, इसको काइनिजियो टेप कहते हैं। और ब्रेसिंग एंड टेपिंग की मैं आपको वीडियो अभी इसकी दिखा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा ओवर यूज इंजरीज हैं, अशील्स टेंडनाइटिस या एचिलीज टेंडनाइटिस। ठीक है, ये वही एचिलीज है जो आपको ट्राई मूवी में जो है, तो ये दैट इज नेम्ड आफ्टर दैट हीरो। ठीक है, तो ये एचिलीज टेंडनाइटिस है कि जो आपका गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस का कंबाइंड टेंडन है, जहाँ पर मूवमेंट होती है। अगर उधर ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगी, मे भी ज़्यादा चलने की वजह से, ज़्यादा दौड़ने की वजह से, तो उसके टेंडनाइटिस को आप एचिलीज टेंडनाइटिस कहोगे, और दैट विल रिजल्ट इन स्वेलिंग। किस वजह से हो रही है कि रिपीटेड टेंशन की वजह से हो रही है। ठीक है, फटीग एंड डिक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन द मसल। ठीक है, मसल वीक है तो जिसकी वजह से टेंडन वीक हो गया है। और सेकंड थ्योरी इज द रिपीटेड लोडिंग अगेन। ओवर यूज इंजरी का मतलब ही ये है कि बार बार एक काम हो रहा है। ठीक है, ये देखो, एसोसिएशन है इसकी रनिंग के साथ और जंपिंग के साथ एंड स्काइंग के साथ। ठीक है, इसके अलावा प्लांटर फेशियाइटिस की इंजरी है, रिपीटेड स्ट्रेचिंग, ये जो खवातीन प्रॉपर फुटवेयर नहीं पहनती और ज़्यादा अरसे के लिए किचन में खड़ी होती हैं या ज़्यादा खड़े होकर काम करती हैं, तो इसको आप कहते हैं कि दैट इज़ द रेपिटेटिव स्ट्रेचिंग। और इस स्ट्रेचिंग की वजह से आपका प्लांटर फेशिया जो है ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और इसको आप प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। प्लांटर फेशिया माइक्रोटियर भी कर जाता है, और इसकी आपको अटैचमेंट भी आनी चाहिए। ये कल्केनियस से इसकी अटैचमेंट शुरू होती है, और ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये किस तरह करके होता है। तो अगर ये आपका फुट है, ये आपका बिग टो है, और ये इस तरह करके आपका फुट ऐसे करके जा रहा है, ये माउस से आई एम ड्राइंग विद अ माउस। ये आपका फुट का पोस्टीरियर, ये कैल्केनियस है। तो ये इस तरह करके आपका प्लांटर फेशिया जो है इस तरह इस फॉर्म में आपके फुट के बीनीथ द फुट, आपके ये थिकनिंग ऑफ द फेशिया होता है इस डायरेक्शन में जो
पार्ट्स ऑफ द फुट आपके ज़मीन के साथ लगे होते हैं उनमें। बाज़ मैमल्स में ये ज़्यादा होता है, जैसे घोड़ा है या और है, तो उसमें तो ये बाकायदा हार्ड हो जाता है, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में ये इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके प्लांटर फेशिया की डायरेक्शन है। और ये किन स्पोर्ट्स, देखो इंजरी के साथ ही आपने स्पोर्ट्स का नाम लेना है। किन स्पोर्ट्स में ये हो जाता है, ये प्लांटर फेशिया में, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको चीज बताई है प्लांटर फेशिया किससे रिलेटेड, दैट इज हाउस वाइफ में, ठीक है। हाउस वाइफ है या जो खवातीन घर में रहती हैं उनको बेशक वो अनमेरिड भी हैं, काम वगैरह ज़्यादा कर रही हैं, तो उनके लिए भी ये आप टर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ले मैन टर्मिनोलॉजी में हर वो लड़की जो घर रहती है उसको हाउसवाइफ कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाउसवाइफ इज ओनली द मैरिड वन बिकॉज ऑफ द डिक्शनरी वर्ड, ठीक है। अनमैरिड गर्ल staying at home is also prone to develop Achilles tendonitis or plantar fasciitis if she is working more, ठीक है। कौन से कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, प्लांटर प्लेन फुट, प्लेनस फुट, फ्लैट फुट, रिजिडिस हाई आर्च फुट, या टाइट एचिल्स टेंडन। एचिलिस टेंडन, और एचिलिस टेंडन टाइट होने की सबसे बड़ी वजह आपकी हाई हील है, ठीक है। तो फंक्शंस में तो आप हाई हील्स पहन लिया करें गर्ल्स, बट डू नॉट वियर देम ऑन डेली बेसिस, ठीक है। And high heels is more than 2 inch is considered as high heel. And high heels, as you know, may be from 3 3 इंचेस से 6 इंच तक हील जो है वो पाई जाती है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। That is a deadly dangerous and can develop to biomechanical disorders and can female can develop plantar fasciitis, Achilles tendonitis, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, I would not recommend you to study it in detail because it is related with the previous one, but I will also not say you to skip this paragraph. It is related with the previous one and we have been discussing these injuries. अच्छा, अगला आ जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर इज वेरी इजी, कि आप जिस तरह वर्टिब्रास का फ्रैक्चर हो जाता है, प्रेशर आया वर्टिब्रा पे और वर्टिब्रा क्रैक हो गया, ठीक है। इसी तरह आपकी फुट पे किसी बोन पे प्रेशर आता है और वो बोन क्रैक हो जाती है। एक तो फ्रैक्चर होता है ना एक्सीडेंट में हड्डी का टूटना, एक होता है वजन का ज्यादा पड़ना और उससे बोन का टूटना। तो वजन का ज्यादा पड़ना और उससे बोन का टूटना, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस फ्रैक्चर। Again, you don't have to go into detail of these numerical values, और लेकिन फिर भी आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में ना भी जाएं तो आप वन बाय वन ये देखें कि नंबर फर्स्ट पे टिबिया है और फॉलोड बाय टार्सल्स, यानी कि जिनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रहा है, ये फिर मेटाटार्सल्स हैं और देन फीमर है और देन पेल्विस। फीमर और टार्सल है और फिब्यूला एंड टिबिया है।
ट्रेनिंग एरर की वजह से आप रॉन्ग ट्रेनिंग कर रहे हो, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। और बोन्स मैंने दोबारा रिपीट कर दी हैं आपको। टार्सल बोन्स हैं आपकी, टिबिया है, मेटाटार्सल एंड फीमर, ठीक है। और इसको आप कैसे कम कर सकते हो? आप अपना फुटवेयर प्रॉपर करो, और अगर आप घर में हो तो ज़्यादा ऊंची हील ना पहनो, और अपना वेट कंट्रोल करो, और अपनी ट्रेनिंग के दौरान आप ज़्यादा एहतियात करें, ठीक है। जॉगर्स पहन के ट्रेनिंग करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, ताकि आपके फुट की प्रॉपर शेप रहे। That is the advice you will give to your patients after studying the biomechanics. That is also a practical question that can be asked in exam. So tibia is the most notorious bone in case of stress fracture, and its healing time is also prolonged. Why healing time is prolonged? Because of the fact that there is reduced blood supply. Then there are metatarsals. ये डांस की एक टेक्निक है कि डांस में सेकंड मेटाटार्सल आपका ज्यादा इन्वॉल्व होता है, डांस एंड पॉइंटी, ठीक है। तो डोंट हैव टू रिमेम्बर द नेम, ठीक है। डांसर्स में और जिम्नास्ट में और रनर्स में दी स्ट्रेस फ्रैक्चर्स कॉमन है। नेक्स्ट टाइम में भी मैं आपसे वर्बल आंसर क्वेश्चंस करूं लास्ट चैप्टर से रिलेटेड। तो ये बस 2 टॉपिक्स रह गए हैं, तो ये लंबे टॉपिक्स हैं। आज का लेक्चर लंबा हो गया है कंटेंट वाइज। टाइम तो अभी सिर्फ 30 मिनट्स हुए हैं, लेकिन कंटेंट वाइज लंबा हो गया, बट वी हैव टू कवर द सिलेबस। अच्छा, वेरस और वेलगस, ठीक है। तो ये अगली अलाइनमेंट्स एनोमलीज हैं फुट की। तो ये क्या है कि जी कंडीशन ऑफ द इनवर्ड डेविएशन ऑफ द अलाइनमेंट फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल ऑफ द बॉडी सेगमेंट, वेरस और वेलगस, ठीक है। वेरस टुवर्ड्स द बॉडी अगर कोई सेगमेंट आ जाता है, और वेलगस है आउटवर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये अगर आप देखो तो ये आपको नजर आएगा हेलेक्स वेलगस, ठीक है। ये राइट फुट है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो बुक में इतनी नहीं लिखी होती हैं, एंड सम टाइम यू गेट कंफ्यूज। तो ये आपका राइट फुट है, ठीक है। और ये हेलेक्स वेलगस है, क्योंकि ये अवे चला गया है, ठीक है। और इसके नीचे पहले फिगर्स को देख लेते हैं, फिर हम टेक्स्ट को देख लेंगे। ये देखो, फीमर का या एरियाज फीमर वेलगस एंड टिबियल वेरस, ठीक है। फेमरल वेरस एंड टिबियल वेलगस। तो ये थोड़ी सी मुश्किल कॉन्सेप्ट हैं फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो कि जो ए है उसमें जो टिबिया है वो इनसाइड है, टुवर्ड्स द बॉडी आई हुई है टिबिया। तो इसको हम कहते हैं टिबिया वेरस, ठीक है। तो ये ए इज द टिबिया, सॉरी, ए इज द टिबिया वेरस। फीमर को भी आप भूल जाएं, ठीक है। तो ये टिबिया आपकी अंदर की तरफ आई हुई है, ठीक है। ये अंदर की तरफ गई हुई है, और इसमें टिबिया आपकी बाहर की तरफ आई हुई है, और इसको आप कहेंगे टिबिया वेलगस, ठीक है। तो ये जी आपका आज का लेक्चर चल रहा है, और ये एनोमलीज ऑफ द फुट हैं, वेरस एंड वेलगस। इसको आपने खुद से भी पढ़ना है। और 4 फुट वेलगस, 4 फुट वेरस, ये बस जब आपको टर्म याद आ गई है ना, अगर हो गई है, तो फिर आप इजीली किसी भी जॉइंट पे इसको एड्रेस कर सकते हो। जैसे नी वेरस है या नी वेलगस है, ठीक है। नी वेरस का मतलब है कि नॉक नी हो गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ फीमर वेरस एंड टिबिया वेलगस। अगर नॉक नी हो गया है आर्मी में, यानी कि आप चलते हो तो आपके नीज आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो
दैट इज कॉल्ड एज अ नॉक नी। और अगला है आपका जो है वो नॉर्मल कंसीडर होता है दूसरा। ठीक है, तो ये आपके वेरस और वेलगस हैं। और इसके बाद जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज द हाई एंड लो आर्चेस। और ये आप देख लो कि नॉर्मल आर्चेस, हाई आर्च अगर हो जाती हैं बाज़ औक़ात, और लो आर्च का मतलब है कि फ्लैट हो जाती हैं। दोनों केसेस में जो आपका फुट है दैट becomes prone to develop anchor sprain, plantar fasciitis and iliotibial band friction syndrome. अब what is the iliotibial band friction syndrome? ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, IT बैंड फ्रिक्शन। तो ये क्या है IT बैंड फ्रिक्शन? दैट इज पेन एंड स्टिफनेस टू lateral side of the knee। ठीक है, ये सारा आपको रीडिंग मटेरियल भी मैं आपको ड्राइव में मूडल पे शेयर कर दूंगा और वीडियो भी कर दूंगा, एंड देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड द टॉपिक। And skip the last paragraph. It is a very technical and postgraduate level thing which you will not understand in a detailed manner. इसमें उसने लिखा हुआ है हाई और लो को कंपेयर किया, तो I don't think you need this paragraph, so you can skip this paragraph. Now I will just show you a video of plantar flexion, अपना pronation and supination of foot, so you will understand easily. Yes, and it is a very difficult one, in fact the most difficult one concept of the today's lecture. And let me see it. It is 3 minutes video. No, it's 2 minutes video. ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। Here is the screen sharing. Yes, and now you will see the video of the foot pronation and supination, because it is a difficult concept. Foot pronation and supination. What is the difference? Well, my name's Trevor Tillotson, podiatrist in New Zealand here, and I'm just going to run a short video to explain the difference to you. Hope you enjoy it. Combination of 3 movements, and again this is combination of 3 movements.
अच्छा क्लास, इसमें जो सुपिनेशन और प्रोनेशन का उसने कॉन्सेप्ट बताया है वो उसने वेट बेरिंग का बता दिया, ठीक है। तो दैट इज नॉट द फर्स्ट थिंग यू शुड लर्न, जस्ट check this video out now. And we're just going to show you what each of will turn in, okay, and what we're going to see is this outside edge of the foot starting to rise off the ground. So if you think about when the foot strikes, there's going to be a lot of contact here at the calcaneus or the heel, and then the medial aspect of the foot here, right? So do you ever sort of see those, let's just say the athlete's drop, all right? See that again, so which is pronate. We see his knees coming in through here. If you imagine a line of force going through, okay, straight through here in the knee, okay, region to your supinate, foot here, become very okay, and tibialis anterior. So the work. अच्छा क्लास, इसमें भी जो है वो वेट बेरिंग पोजीशन में प्रोनेशन सुपिनेशन बताई गई है, और मैंने आपको जो है वो नॉन वेट बेरिंग पोजीशन में बताई है, और वही फिलहाल आपके लिए ठीक है। जब आप इसको वेट बेरिंग पोजीशन में अपना नॉन वेट बेरिंग पोजीशन में याद कर लोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा इसको वेट बेरिंग पोजीशन में अंडरस्टैंड करना। लेकिन एट दिस लेवल अगर आपको कहा जाए वेट बेरिंग पोजीशन में इसको याद करो या अंडरस्टैंड करो तो वो मुश्किल है। दूसरा ये है कि आप इसको अभी नॉन वेट बेरिंग पोजीशन में याद करो जैसा आपकी बुक में लिखा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, वरना यू just click on the yes button, or you can ask questions, or you can verbally say okay sir or any other thing.